Today we will discuss the levels of processing. The levels of processing view was proposed by Craig and Locard in 1972. आपका जो मेमोरी सिस्टम है उसकी जो प्रोसेसिंग है उस पर उन्होंने लोकार्ट ने और क्रैक ने एक व्यू दिया। और वो व्यू किसके बारे में था? आपका जो लेवल्स हैं, ये जो प्रोसेस है इसके कुछ लेवल्स हैं, उसको प्रपोज किया किसने? क्रैक एंड लोकार्ट ने 1972. This view suggests that the processing of any new information relates to the manner in which it is perceived, analyzed and understood, which in turn determines the extent to which it will eventually be retained. इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये सजेस्ट किया जो आपकी मेमोरी की जो प्रोसेस है, किसी भी इंफॉर्मेशन जब प्रोसेसिंग करते हैं हम उसकी माइंड में, मेमोरी में जाती है तो वो किस तरह से जाती है। उन्होंने कहा कि वो उसके मैनर पर डिपेंड करती है कि किस मैनर में हम उसको परसीव करते हैं, किस तरह से हम उसको देखते हैं, किस तरह से हम उसको एनालाइज करते हैं, किस तरह से हम उसको समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आपका प्रोसेस है, मेमोरी की जो प्रोसेस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किसी भी न्यू इंफॉर्मेशन को किस तरीके से परसीव करते हैं। कि क्रैक एंड लोकार्ट ने ये भी कहा कि जिस तरीके से हम उसको परसीव करते हैं, एनालाइज करते हैं और समझते हैं, उसी तरीके से उसको वो रिटेन होती है। अगर हमारा जो तरीका वो सही नहीं है परसेप्शन का, ना उसको एनालाइज करने का, ना ही उसको समझने का, हम बिना सोचे समझे किसी भी इंफॉर्मेशन को बस लर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? जो रिटेनिंग है वो उसी तरह की होगी। रिटेन मीन्स कि वो उतनी ही देर तक और उसी तरीके से आपकी मेमोरी में कंसिस्ट रहेगी जिस तरीके से आप उसको लर्न कर रहे हैं। ऑल्दो दिस व्यू हैज़ अंडरगोन मैनी रिविजन्स सिंस देन, येट इट्स बेसिक आइडिया रिमेन्स द सेम। इस व्यू को बहुत सारे रिवीजन्स इसके किए गए, बहुत सारे इसमें आपने रिफॉर्मेशंस बाद के साइकोलॉजिस्ट ने किए, लेकिन जो इसका बेसिक आइडिया था वो सेम रहा। अब समझते हैं इसको। क्रैक and Locard proposed that it is possible to analyze the incoming information at more than one level. क्रैक एंड लोकार्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जिस इनकमिंग इंफॉर्मेशन को आप अपने ब्रेन में लेना चाहते हैं, उस प्रोसेस में एक से ज़्यादा लेवल होते हैं। ठीक है। वन में एनालाइज इट इन द टर्म्स ऑफ इट्स फिजिकल और स्ट्रक्चरल फीचर्स। कोई इसको इस तरह से भी एनालाइज कर सकता है कि उसका सिर्फ जो है फिज़िकल और स्ट्रक्चरल फीचर देखे। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसको किसी पर्सन को दी जाए तो वो फिज़िकली देख रहा है, या किस तरह से वो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो उस तरह से देख रहा है, तो क्या होगा? ये आपकी शैलो टाइप की मेमोरी होगी। आपने क्या करा? ऊपर ऊपर का सिर्फ आपने देखा और उसके बेस पर आपने उस न्यू इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने की कोशिश की। लाइक इन्होंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, वन माइट अटेंड ओनली टू द शेप ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड से कैट, in spite of whether the word is written in capital or small letters or the color of the ink in which it is written. अब उन्होंने क्या कहा कि आप कोई अगर वहाँ पर किसी को वर्ड लिखा जाए, कैट, CAT कैट कहीं पर लिखा हुआ दिखाई दे, तो कोई क्या करेगा? अगर किसी के सामने कैट वर्ड प्रोनाउंस किया जाए तो वो क्या करेगा? सिर्फ उसकी शेप देखे, ठीक है, लेटर्स की। इन स्पाइट ऑफ वेदर द वर्ड इज़ रिटन इन कैपिटल और स्मॉल लेटर्स और द कलर ऑफ द इंक इन विच इट इज़ रिटन। ना तो वो ये देखे कि वर्ड जो है आपकी कैपिटल लेटर में है, स्मॉल लेटर में है, या किस कलर की इंक से वो वर्ड्स लिखे गए हैं। तो ये आपका जो होगा, ये शैलो टाइप की आपकी मेमोरी होगी एक तरह से। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द शैलोएस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। ये पहला लेवल है आपका और शैलोएस्ट लेवल कहलाएगा आपका प्रोसेसिंग का। At an intermediate level, one might consider and attend to the phonetic sounds that are attached to the letters, and therefore the structural features are transformed into at least one meaningful word. Say a word cat that has 3 specific letters. Analyzing information at these 2 levels
अब जो आपकी इंटरमीडिएट सेकंड स्टेज है, वहाँ पर क्या हो सकता है कि कोई बंदा आपकी जो कैट वर्ड बोलने पर फोनेटिक साउंड उसके अटेंड करे और उसके साथ अटेस्ट करे लेटर्स को कि किस तरह से उसको बोला जा रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, आप मीनिंगफुल वर्ड आएगा आपके सामने जिसमें 3 स्पेसिफिक लेटर्स होंगे CAT। Analyzing information at these two labels produces memory that is fragile and is likely to decay rather quickly। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो आपकी जो मेमोरी है वो किस तरह की होती है, फ्रेजाइल होती है और बहुत जल्दी आपकी डिके हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर हम इस तरह से शैलो तरह की आपकी जो मेमोरी का प्रोसेसिंग अगर हो रही है, ठीक है। However, there is a third and the deepest level at which information can be processed। अब जो आपका डीप लेवल आता है वो थर्ड लेवल होता है, और in order to ensure that the information is retained for a longer period, it is important that it get analyzed and understood in terms of its meaning। देखिए, जो आपका थर्ड और डीपेस्ट लेवल है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन को, जो भी इनकमिंग इन्फॉर्मेशन है आपको वो लॉन्ग पीरियड तक चाहिए, आप चाहते हैं उसको बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करना अपने माइंड में, तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, अंडरस्टूड करके फिर उसका मीनिंग निकालना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, वो आपकी मेमोरी सिस्टम में बहुत अच्छे से फीड हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी। For instance, you may think of cat as an animal that has furs, has 4 legs, a tail and is a mammal। अब जैसे अभी हम कैट का ही एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, उसको ही कैरी कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या था, किसी ने उसको जो है CAT कैट CAT आपका वर्ड्स ये लेटर्स मान लिया, किसी ने उसके फोनेटिक उससे साउंड से उसको जोड़ लिया, किसी ने क्या करा, जो आपके थर्ड लेवल पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमने क्या किया, कैट के साथ उसको हमने एक एनिमल माना, जिसके साथ उसके ऊपर फर्स होते हैं, जिसके 4 लेग्स होते हैं, एक टेल होती है, और ये क्या है, एक मैमल है। तो जब हमने उसको सोचकर समझकर बिल्कुल अच्छे से एनालाइज कर कैट के साथ ये सारी क्वालिटीज़ हमने जोड़ी, तो वो जो कैट वर्ड है वो हमारी मेमोरी में लाइफ टाइम के लिए क्या हो गया, रिटेन हो गया, और उसको हम भूल नहीं सकते। तो ये आपका था जो थर्ड वाला लेवल है, ये डीपेस्ट लेवल है, और जितनी भी मेमोरी आपकी डीपेस्ट लेवल के थ्रू जाती है, जिस भी प्रोसेस का ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पर जो इस लेवल से जो भी चीज़ें हम रिटेन करते हैं वो लाइफ टाइम हमारी मेमोरी सिस्टम में फीड रहती हैं। ओके, टू सम अप, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल एंड फोनेटिक फीचर्स अमाउंट्स टू शैलोअर प्रोसेसिंग, वाइल एनकोडिंग it in terms of the meaning it carries। The semantic encoding is the deepest processing level that leads to the memory that resists forgetting considerably। देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम किसी भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे, फोनेटिक फीचर देखेंगे, उसके बेसिस पर हम उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका क्या होगा, शैलो आपकी मेमोरी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम सीमेंटिक एनकोडिंग करेंगे, सीमेंटिक एनकोडिंग क्या होता है, उसको मीनिंगफुल वे में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को लर्न करेंगे, तो वो कहाँ चली जाएगी, आपकी डीपेस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू आपके मेमोरी सिस्टम में हमेशा के लिए फीड हो जाएगी। ओके, और जो वो आपको किससे बचाएगी, आपकी फॉरगेटिंग से। Understanding memory as an outcome of the manner in which information is encoded initially has an important implication for learning। देखिए, this view of memory will help you realize that while you are learning a new lesson, you must focus on elaborating the meaning of its contents in as much detail as possible and must not depend on rote memorization। अब यहाँ पर हमें ये बताया है कि ये जो मेमोरी सिस्टम है, इसको और अच्छे से, मेमोरी का जो ये लेवल है, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इसको देखिए
कि जब आप लर्न करें किसी भी चीज़ को तो वहाँ पर क्या है, उसको एलैबोरेट करके लर्न करें। कोई भी चीज़ आपको टीचर अगर बता रहा है, समझा रहा है, तो आप उसको अच्छे से एलैबोरेट करके करिए, ना कि उसको रोट लर्निंग। वहाँ पर रोट लर्निंग में क्या होता है, आप रोट लर्निंग तभी तक के लिए होती है जब तक आप उसको रट रहे होते हो। जैसे ही आप रटना बंद करेंगे वो मेमोरी आपकी माइंड से रिमूव हो जाएगी। तो रोट लर्निंग कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होती और वो फॉरगेट हो जाती है, आपके ब्रेन से स्किप हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ जिसको आप मेमोराइज़ कर रहे हैं वो लाइफ टाइम के लिए आपकी मेमोरी में फीड हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, इलेबोरेट करके चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में लर्न करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे, वो आपकी मेमोरी में, कौन सी मेमोरी में चली जाएंगी, लॉन्ग टर्म रिटेंशन में चली जाएंगी। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाएंगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अगर हम टाइप्स की बात करें तो उसमें 2-3 तरह की आपकी क्लासिफिकेशन है। जो पहला क्लासिफिकेशन है एलटीएम का, वो कह रहा है आपका डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल। इसको कई बार क्या बोला जाता है, नॉन डिक्लेरेटिव भी बोला जाता है। ये 2 टाइप्स की इन्होंने मेमोरीज़ बताई हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू फैक्ट्स, नेम्स, डेट्स such as a rickshaw has 3 wheels or that India became independent on August 15, 1947। देखिए यहाँ पर क्या है कि डिक्लेरेटिव मेमोरी वो मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का वो टाइप है जिसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो फैक्ट के बारे में बात हो रही है, वो किसी नेम के बारे में बात हो रही है, किसी डेट के बारे में बात हो रही है, तो वो कहलाती है आपकी डिक्लेरेटिव लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे इन्होंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट कब हुआ आपका, 15 अगस्त 1947 पे। तो क्या डिक्लेयर कर रहा है, किसको, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने की डेट को डिक्लेयर कर रहा है। तो ये क्या हुआ आपका एलटीएम का डिक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, अब आपका आता है प्रोसीजरल मेमोरी। ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू मेमोराइज relating to procedures for accomplishing various tasks and skills such as how to ride a bicycle। देखिए इन्होंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि जो प्रोसीजरल मेमोरी है वो किस चीज़ को आपकी शो करती है, आपका किसी भी कोई टास्क है, आपने कोई स्किल सीखा, कोई टास्क आपने किया, तो वो जो प्रोसीजर आपने किया, जो लाइक इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आपने बाइसिकल चलाना सीखा, तो बाइसिकल चलाना एक टास्क था, तो आपने कैसे कैसे उस प्रोसीजर को करके आपने साइकिल चलाना सीखा, तो वो जो पूरी प्रोसेस को आप इलेबोरेट कर रहे हो तो वो किस में आता है, आपका प्रोसीजरल मेमोरी में आता है। ओके, Tulving has proposed yet another classification and has suggested that the declarative memory can either be episodic or semantic। यहाँ पर टल्विंग ने एक अनदर क्लासिफिकेशन प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि आपकी जो मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो एपिसोडिक हो सकती है या फिर सीमेंटिक हो सकती है। एपिसोडिक क्या है, episodic memory contains biographical details of our lives. Memories relating to our personal life experiences constitute the episodic memory, and it is for this reason that its contents are generally emotional in nature। देखिए जो एपिसोडिक मेमोरी है वो हमारी जो बायोग्राफिकल डिटेल होती है हमारी लाइफ की, उससे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी मेमोरी है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है कि क्या क्या इवेंट आपकी लाइफ में हुई, किस तरह से चीज़ें जो है वहाँ पर आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हुई, तो उन चीज़ों को क्या करती है, जो एपिसोडिक मेमोरी है वो डिस्क्राइब करती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ डिड यू फील व्हेन यू स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास। अब यहाँ पर अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है कि आपको कैसा फील हुआ था जब आप फर्स्ट आए थे आप अपनी क्लास में, या फिर और हाउ एंग्री वॉज योर फ्रेंड एंड वॉट डिड शी और ही से व्हेन यू डिड नॉट फुलफिल अ प्रॉमिस। अब क्या है कि जब आपसे कोई इस तरह के क्वेश्चन करता है तो आप कहाँ फ्लैशबैक में चले जाते हो।
ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हो आप, जैसे जैसे इवेंट हुई थी, जैसे जैसे बात हुई थी, उस तरह से आप उसको डिस्क्राइब करते चले जाते हो। तो ये होता है एपिसोडिक मेमोरी। जैसे एपिसोड्स होते हैं बेटा, सीरियल्स आप लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एपिसोड चलता है, एपिसोड ही तो चलते हैं उसमें, जहाँ पर उसको छोड़ा होता है उससे आगे का सीरियल वो फिर स्टार्ट होता है। तो ये जो एपिसोडिक मेमोरी होती है वो क्या होती है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलती है। ठीक है, जो जो इवेंट आपकी लाइफ में हुई हैं उनको अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसको एज इट इज़ बता देते हैं। ये होती है आपकी एपिसोडिक मेमोरी। ऑल्दो सच एक्सपीरियंसेस आर हार्ड टू फॉरगेट, ये ज़रूरी है कि इस तरह के एक्सपीरियंस को हर कोई बंदा भूल नहीं सकता। ठीक है, अगर ये इस तरह के जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन येट इट इज़ इक्वली ट्रू दैट मैनी इवेंट्स टेक प्लेस कंटिन्यूसली इन आवर लाइफ्स एंड दैट वी डू नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ देम। लेकिन हर तरह की इवेंट्स हमारी लाइफ में कंटिन्यूसली होती रहती हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं तो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सारी ही जितनी भी इवेंट्स हमारे साथ होती हैं हम उन सबको तो याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड पर स्टक कर जाती हैं और वो हमारी लाइफ टाइम हमारी मेमोरी से कभी नहीं जाती। Besides, there are painful and unpleasant experiences which are not remembered in as much detail as pleasant life experiences. और जो आपके pleasant experiences होते हैं उनको हम डिटेल में याद रखते हैं, और ये जो आपके अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिटेल में हम याद नहीं रख पाते। The next is semantic memory. Semantic memory, on the other hand, is the memory of general awareness and knowledge. All concepts, ideas, and rules of logic are stored in semantic memory. For instance, it is because of semantic memory that we remember the meaning of, say, non-violence, or remember that 2 plus 6 is equal to 8, or the STD code of New Delhi is 011. देखिए यहाँ पर क्या है, जो सीमेंटिक मेमोरी होती है वो हमारी जनरल अवेयरनेस और नॉलेज से जुड़ी हुई होती है। जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, रूल्स होते हैं लॉजिकल, वो क्या करते हैं, वो सीमेंटिकली हमारी जो मेमोरी होती है वहाँ पर फीड होते हैं, स्टोर होते हैं। ओके, जैसे आपने यहाँ पर बताया कि नॉन वायलेंस है, उसका मीनिंग वो हमारे माइंड में कैसे फीड होगा, क्योंकि हम उसके लिए अवेयर हैं, उस कंसेप्ट को हम जानते हैं, उस आइडिया के बारे में हम जानते हैं। आपका 2 + 6 इज इक्वल टू 8 होगा, तो यहाँ पे हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम 2 + 6 इज इक्वल टू उसको लर्न करेंगे, वो हमें याद होगा, क्योंकि क्या है, वो हमारी जनरल नॉलेज होगी कि जहाँ पर भी 2 + 6 लिखा होगा हम अचानक से अगर उसको हमसे कोई पूछता भी है तो हम कहेंगे 8। और STD कोड है, फ़ोन नंबर याद रखना, तो ये सब क्या है, आपके सीमेंटिकल मेमोरी के अंदर आपके आते हैं।